भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। तमाम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिल्ली में भारतीय छात्रों को किया संबोधित। कहा 2025 तक फ्रांस में भारतीय छात्रों की संख्या 20,000 तक पहुंचाने का उद्देश्य। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। भारत में होने वाले अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप के लिए साइनिंग ऑफ गारंटी की दी मंजूरी। 5 राज्यों के जनजातीय समुदाय से जुड़े भी कई अहम फैसले किए गए। बिहार के बेगूसराय जिले में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले बदमाशों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पटना में 1 की हत्या और 10 लोग जख्मी। भाजपा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीड़ितों से की मुलाकात। कार्रवाई में ढिलाई के मद्देनजर 7 पुलिसकर्मी निलंबित। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत 8 कांग्रेस विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। माइकल लोबो ने कहा, पीएम मोदी और सीएम सावंत को मजबूत करने के लिए कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी को जोड़ो। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भीषण हादसा। सौजिया में मिनी बस के खाई में गिरने से 12 की मौत। सेना का राहत और बचाव कार्य जारी। घायलों को मंडी के अस्पताल में कराया गया भर्ती। उपराज्यपाल ने की मृतकों के परिजनों को राहत राशि देने की घोषणा। राष्ट्रपति ने हादसे पर जताया दुख। हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, हिंदी ने विश्व भर में भारत को दिलाया एक विशिष्ट सम्मान। गृह मंत्री अमित शाह ने सूरत में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन में लिया भाग। कहा, राजभाषा हिंदी के बगैर राष्ट्र गूंगा है। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से आज विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भी मुलाकात की। और खबर कैबिनेट के फैसले की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप के लिए साइनिंग ऑफ गारंटी की अनुमति दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप होने जा रहा है। इसका आयोजन नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में किया जाएगा। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। 3 शहरों में इसको खेला जाएगा।
नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। ये अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। बहुत सारी योजनाएं टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज हों या फिर खेलो इंडिया सेंटर हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, ये सारे जहां एक और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए बल दिया गया है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार खिलाड़ियों का बड़े टूर्नामेंट खेलने से पहले मनोबल बढ़ाने का काम भी और उनके वापस आने पर उनकी पीठ थपथपाने का काम भी किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कैबिनेट ने 5 राज्यों के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए सूची में कुछ और नाम जोड़े हैं। इससे जनजाति समुदाय को काफी फायदा होगा। 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला जो वर्षों से लंबित था उस पर लिया गया है और मैं समझता हूं कि इस तरह के मामले में फैसला हो जाने से उन राज्य के तमाम ऐसे लोगों को अनुसूची में शामिल करते हुए आगामी दिनों में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगी। ब्रिटेन की महारानी का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में सैकड़ों राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। ब्रिटेन में इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इनके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी लंदन आएंगे। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने हैदराबाद हाउस में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। कैथरीन कोलोना कल 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंची। कोलोना कल मुंबई जाएंगी और उद्योग जगत के नेताओं से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी, नियमित उच्च स्तरीय परामर्श और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग से मजबूत हुई है। मंत्रालय ने कहा कि कोलोना की यात्रा व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवास, गतिशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रही IDF विश्व डेयरी सम्मेलन में आयोजित विशेष चर्चा सत्रों में भाग लेने भारत सरकार के कई मंत्री पहुंचे। चर्चा सत्रों में डेयरी के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। IDF विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 में दुनिया भर से आए डेयरी से जुड़े स्टेक होल्डर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने पोषण व आजीविका थीम को लेकर आयोजित इस सम्मेलन के संदर्भ में बात करते हुए दुग्ध उत्पादन व दुग्ध उत्पादकता के लिहाज से इस तरह के सम्मेलन को जरूरी बताया। किसानी और डेयरी के माध्यम से गांव के किसान को रोजगार मिलता है। उसकी रोजगार के आधार पर प्रोडक्ट हुआ मिल्क कलेक्ट करके उसको सिटी तक पहुंचाया जाता है, इसलिए सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तीसरा, उसमें नंबर ऑफ टाइप का फूड प्रोसेस किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बल मिलता है। प्रोसेस फूड लोगों को खाने के लिए यूज होता है। इस दृष्टि से डेयरी इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है वो देश के एक्सटेंसिव इकोनॉमी को बल देती है। सम्मेलन में डेयरी फार्म अपॉर्चुनिटी एंड अप्रोच इन स्मॉल होल्डर डेयरी सिस्टम विषय पर आयोजित विशेष चर्चा सत्र में भाग लेने आए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत के छोटे व मझोले किसान पशुपालकों के आर्थिक सशक्तिकरण में डेयरी क्षेत्र का योगदान अतुलनीय रहा है। Small dairy farmers, how they can
come up in the mainstream and how they can contribute in our Indian economy. Yes. और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड एनएफडीसी और एनटीपीसी एक एमओयू पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये सीधे लिए चलते हैं आपको। Director General, sign. Our champion athletes, eminent coaches, veteran from Federation and media. Now, I would like to invite Shri Kunal, Joint Secretary Sports, for the welcome address. Sir, please. Honorable Minister of Power and New and Renewable Energy, Shri R.K. Singh, sir. Honorable Minister of Youth Affairs and Sports and Information Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur, sir. Shri Vivek Kumar Devangan, CMD Rural Electrification Corporation. Shri Gurdeep Singh, CMD NTPC. Shri Sandeep Pradhan, DG SAI. Shri Jafar Iqbal, who is a renowned player in hockey. From Archery Federation, the Sri Chandurkar. Our renowned star athletes, Shri Abhishek Verma, Avinash Shable, Amit Pangal, Savita Punia, Neetu, Salima Tete, Anu Rani Rajat, and dear friends from media and ministries. It's a matter of great pride and privilege for me to be a part of this august gathering. I'm thankful to Honorable Minister for Power and Renewable Energy and Honorable Minister of Youth Affairs and Sports who have joined us today for this event. As we know, today we are making a rapid stride in the sporting arena, and with the combined effort of the government, sports federations, athletes, we are moving ahead, and our athletes are making a mark in the world stage. Friends, as we know, the government is determined that the sport shall be uplifted on priority in India, and to achieve this, as just one step, New Education Policy 2020 has considered sports beyond extracurricular activities, and the new curriculum for physical education sports training has a lot of potential for young students to consider sports as a field of study and become an athlete who will represent India. In fact, special attention to sports integrated learning for students to adopt fitness as a lifelong attitude, as envisaged in the Fit India movement, is also one of the mandates of the government. To encourage our own athletes, Government of India gives fellowships, out-of-pocket allowances, prizes, and supports in all domains. Along with government, now a lot of other organizations are expressing their interest in development of the sports infrastructure, supporting athletes' education, contributing towards the sports sciences, and support to various SAI-accredited and non-accredited academies. This day is going to witness one of the biggest partnerships ever happen in the sports landscape of India. We as a sports ministry are delighted by the fact that more and more PSUs and our government agencies are coming with their CSR funds towards sports. I thank our leadership for having been so active and agile for the matters relating to sports. The government credo is athlete first, and if we continue to get fundings under the National Sports Development Fund, we can extend more supports toward talent identification, development, training and competition, coaching camps, and domestic as well as foreign exposure. I thank all of you for thinking about the welfare of the sports person to take India to a great height in the sporting field. Thank you everyone. Thank you, sir, for those kind words. Now, I welcome Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting, to share his anecdotal experiences. Thank you. भारत सरकार में माननीय ऊर्जा मंत्री, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री आदरणीय श्री आर.के. सिंह जी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन श्री विवेक कुमार जी, सीएमडी एनटीपीसी श्री गुरदीप सिंह जी, डीजी साई श्री संदीप प्रधान जी, जॉइंट सेक्रेटरी कुणाल जी, उपस्थित हमारे सब वो सितारे जिन्होंने भारत का नाम एक बार नहीं कई बार विश्व में चमकाया भी है, ऐसे हमारे ओलंपियंस सविता पुनिया जी, अमित पंगाल जी, अविनाश साबले जी और अभिषेक वर्मा जी, उपस्थित सभी
खेल संघों के प्रतिनिधि, पदाधिकारी, सभी अधिकारीगण एवं मेरे प्रिय मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो खेल मंत्रालय की ओर से माननीय आर.के. सिंह जी का और दोनों कॉरपोरेशंस के सीएमडी एनटीपीसी और हमारे सीएमडी आरईसी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। आपकी तालियों में थोड़ा जोश और आएगा, मुझे लगता है थोड़ी ये खेल विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन ऊर्जा इसमें पावर मिनिस्ट्री से ही मिल रही है। देखिए, खिलाड़ियों को तो ऊर्जा चाहिए, लेकिन खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा के साथ साथ धन भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, पावर मिनिस्ट्री के 2 पीएसयूज ने, आरईसी ने और एनटीपीसी ने छोटी मोटी रकम नहीं, 215 करोड़ रुपया खेलों के बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से सहयोग देने की बात कही। मित्रों, इसलिए भी आवश्यक है, मैं बार बार कहता हूं कि केंद्र सरकार हो, राज्य की सरकारें हों, खेल संघ हो, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के, या फिर इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस हों या कॉरपोरेट जगत हो, सबको आगे बढ़कर एक टीम के रूप में भारत में खेलों के विस्तार के लिए काम करना चाहिए। और आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में दोनों ही पीएसयूज ने, एनटीपीसी और आरईसी ने छोटा मोटा योगदान नहीं, दोनों ने सेंचुरी लगाने का काम किया है। एक ने 100 करोड़ तो दूसरे ने 115 करोड़ रुपए देने का काम किया है। तो पहली फंडिंग जो है वो एनटीपीसी की ओर से 115 करोड़ की अगले 5 वर्ष के लिए रहेगी, और ये आर्चरी के लिए, तीरंदाजी के लिए रहेगी। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट। दूसरा, ये ऊर्जा की पैदावार करने वाले एनटीपीसी वाले भी हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाले। जब मैं आरईसी की अगली बात करता हूं, क्योंकि एनटीपीसी देश में सबसे बड़ा पावर जनरेशन का काम भी करती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो सबसे बड़ा योगदान भी आपने दिया है, इससे हमारे खिलाड़ियों की ऊर्जा भी बढ़ेगी और मेडल्स भी देश के लिए भविष्य में बढ़ेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आरईसी ने देश भर में जो नेटवर्क रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का किया है, न केवल वही बल्कि महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर पर आप आगे बढ़कर आए हैं। वुमेन हॉकी और बॉक्सिंग के लिए आपने 100 करोड़ रुपए का योगदान आरईसी के माध्यम से किया जा रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज से लगभग 1 महीना पहले जब हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कही कि आप ऑनलाइन आकर अपना डोनेट कर सकते हैं एनएसडीएफ में, मैंने तब भी कहा था अडॉप्ट एथलीट, अडॉप्ट अ स्पोर्ट, अडॉप्ट एन एकेडमी। और आपने उस दिशा में आगे बढ़कर खिलाड़ी को भी और खेल को भी, दोनों को ही अडॉप्ट करने का काम किया है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता में आए, खेलों को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का कल्पना ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की थी, और इस स्कीम के माध्यम से खिलाड़ियों को, जो एलीट एथलीट चुने जाते हैं, उन एलीट एथलीट्स के रहने का, भोजन का, उनकी ट्रेनिंग का, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग, देश में और विदेश में सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। उनके नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का खर्चा भारत सरकार वहन करती है, और उसके अलावा 6 लाख रुपये प्रति एथलीट जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार ही करती है। लगभग 100 करोड़ रुपया इसके ऊपर हमने खर्च किया है, और आगे भी इस स्कीम को जारी रखे हुए हैं। 3000 से ज़्यादा एथलीट्स को हमने खेलो इंडिया की जो एक्रेडिटेड अकेडमीज़ हैं
उनमें भी 5-5 लाख रुपए के खिलाड़ी के ऊपर खर्च होता है उनकी ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग पर, और इसके अलावा 1,20,000 रुपया उनको जेब खर्च दिया जाता है एक एक खिलाड़ी को। इसी तरह से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो 29 पूरे देश भर में चल रहे हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया सेंटर लगभग 1,000 पूरे देश भर में हम बनाने जा रहे हैं, जिनमें से 590 की अनुमति दे दी है, और अगले साल 15 अगस्त तक हम लोग 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स को बनाने की दिशा में हर कदम उठा लेंगे। यही नहीं, साई ट्रेनिंग सेंटर्स हों या बाकी सुविधाएं हों, हम ये भी करके दे रहे हैं। लंबे समय से पेंडिंग, हमने तो यहाँ तक कि जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट थी वो भी छोड़कर कोचिज़ की संख्या बढ़ाने का काम हमने डिपार्टमेंट में किया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 400 से ज़्यादा कोचिज़ को रखने का काम भी हमने किया है। और हमारा प्रयास है जो खिलाड़ी खेल छोड़ने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है, अगर उनमें कोच बनने की इच्छा शक्ति है तो उनको कोचिंग, जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हो, कोच की कोचिंग करने की बात हो, उसको कोचिंग करने के लायक बनाने की बात हो, ये भी हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं ताकि वो खेल के साथ एक बार वापस जुड़े और उभरते हुए खिलाड़ियों को आगे ट्रेनिंग दे सके। तो आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और आर.के. सिंह की मौजूदगी में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड NFDC और NTPC के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलों को ऊर्जा बिजली मंत्रालय से मिल रही है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष के लिए तीरंदाजी में आर्थिक सहयोग दिया गया है। दोनों PSUs ने खेलों के लिए 215 करोड़ रुपए दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में DD न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट पर सरेआम हमला किया गया। दिल्ली सरकार के स्कूलों की कुव्यवस्था की शिकायत पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराने टीम गई थी, पर स्कूल में दाखिल होते ही हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को शिक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ शिक्षकों ने कैमरामैन से कैमरा छीनकर उसे पटक पटक कर तोड़ दिया। हमारे रिपोर्टर गिरीश निशाना भजनपुरा के दिल्ली सरकार के स्कूल में पहुंचे थे और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे जब ये घटना हुई। इससे दिल्ली सरकार के स्कूल प्रबंधन पर सवालिया निशान लग गया है। देश की राजधानी में पत्रकारों पर हुए इस हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देने वाले लोग दिल्ली की सरकार में हैं, लेकिन उनके स्कूल में मीडिया वर्जित है। हैरानी की बात है कि दिल्ली मॉडल के एजुकेशन की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स में होती है, लेकिन स्थानीय पत्रकार को फोटो दिखाने के कारण उन्हें पीटा जाता है, उनका कैमरा तोड़ा जाता है, मीडिया पर हमला होता है। और अन्य खबरों में चुनाव आयोग आज नई दिल्ली में बूथ लेवल ऑफिसर के साथ चर्चा की और BLO ई-पत्रिका का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि आज हम करीब 10 लाख देश के BLO स्तर के लोगों से जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि BLO और निर्वाचन आयोग के बीच दो तरफ का संवाद स्थापित हो ताकि हम लोगों से सीधे जुड़ सकें और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें। चुनाव आयोग ने बुधवार को नई दिल्ली में देश भर के बूथ लेवल ऑफिसर के साथ संवाद स्थापित किया और चर्चा की। आयोग ने इस अवसर पर एक BLO ई-पत्रिका का भी विमोचन किया। इस BLO पत्रिका का विमोचन वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीकों से किया गया, जिसमें चुनाव आयोग की प्रगतिशील गतिविधियों को प्रथम अंक में शामिल किया गया है। देश भर के BLO को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आज हम करीब 10 लाख देश के BLO स्तर के लोगों से जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि BLO और निर्वाचन आयोग के बीच दो तरफा संवाद स्थापित हो ताकि हम लोगों से सीधे जुड़ सकें और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें। आप सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी हैं, आप ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और आपके साथ में हमारा ये संवाद आने वाले दिनों में और सशक्त और बहुआयामी होता चला जाएगा। We'll interact with you in much more in the intensity, in the layers in which we interact with you, and we will look forward to be working with you and making you as strong as possible. And believe me, you will always be the founding block of this democracy in the world, in the country which is the biggest democracy in the world.
बीएलओ के साथ चर्चा के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से 50 बीएलओ उपस्थित रहे, जबकि प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के जरिए 10-10 बीएलओ वर्चुअल रूप में कार्यक्रम से जुड़े, जबकि देश भर के सभी बीएलओ ने निर्वाचन आयोग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कार्यक्रम में भागीदारी की। देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बूथ लेवल ऑफिसर्स की क्या भूमिका है, यह बात चुनाव आयोग ने सबके सामने कही। उन्होंने कहा कि अब ऐसा वक्त भी आने वाला है जब तकनीकी के माध्यम से बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर देश भर में लोकतंत्र को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन राकेश के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं एनएसडीएफ, एनएफडीसी और एनटीपीसी के बीच जो समझौता हुआ है उसी पर और जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। साथियों, भाई और बहन, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी हियर। आज मैं यहाँ इस ओकेजन पर उपस्थित रहने में हमें बहुत संतोष मिल रहा है, अपार संतोष मिल रहा है। हम लोग ऊर्जा मंत्रालय का परिवार देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर सके, सार्थक कर सके, ये हमारे लिए संतोष का विषय है। एक जमाना था जबकि लोग सोचते थे कि खेल कूद वेस्ट ऑफ टाइम है। अब सोच बदल गई है, लोगों को सच्चाई की जानकारी हो गई है। खेल कूद कैरेक्टर बिल्डिंग का एक अभिन्न अंग है और नेशन बिल्डिंग का एक अभिन्न अंग है। नेशन बिल्डिंग तो कैरेक्टर बिल्डिंग से होता है और कैरेक्टर बिल्डिंग बिना स्पोर्ट्स एंड गेम्स के नहीं होता है। जो लेटेस्ट रिसर्च है वो भी यही कहता है कि एकेडमिक एक्सेलेंस एंड एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स दे गो टुगेदर, दोनों में एक अभिन्न संबंध है। जितने भी विकसित देश हो चुके हैं उनका आप इंडेक्स देखिएगा तो ये जितने विकसित देश हो चुके जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया है एक सर्टेन लेवल का, तो उनके स्पोर्ट्स में भी परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा रहा है। हमारी विडंबना रही है कि इतने बड़े देश होने के बावजूद स्पोर्ट्स में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसके कारण फैसिलिटीज़ नहीं, कोचिंग नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। तो स्पोर्ट्स का कल्चर स्थापित करना यह राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, राष्ट्र निर्माण का एक अभिन्न अंग है। If we want our country to be a developed country, we have to start with the people. हम लोगों को अपने लोगों को विकसित करना होगा और लोगों का विकास होता है उसमें स्पोर्ट्स की अहम भूमिका होती है। एक तो ये पहलू यह है। दूसरा पहलू ये है, जैसे कि हमारे मित्र अनुराग जी ने बताया, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस से हमारा मोराल जुड़ा हुआ है। आप यदि मेडल जीतते हैं तो लगता है पूरे देश को कि हमने जीता। जिस दिन आप जीतते हैं उस दिन देश के लोगों का एक मूड एलिवेटेड रहता है। जिस दिन हम लोग नहीं जीत पाते हैं उस दिन हम लोग के देश का मूड नीचे रहता है। ये कनेक्शन है आप में और देशवासियों में, इतना बड़ा कनेक्शन है। पूरे देश के मूड को आप चेंज करते हैं। हम लोगों को सभी को मिल करके स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जहाँ कहीं भी है उसमें। हम लोग इसे ये कर पा रहे हैं, यही हम, जैसे कि हमने बताया, यही हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। हम लोग वही आपको देखना चाहेंगे विभिन्न स्पर्धाओं में, ओलंपिक्स आ रहा है उसमें अभी, और एक ये जितने भी डिसिप्लिन हैं सब में, सिर्फ 1-2 डिसिप्लिन में नहीं। अभी तो हम लोगों ने 3-4 डिसिप्लिन ही अडॉप्ट किया है, लेकिन हमें और डिसिप्लिन भी अडॉप्ट करने हैं। हमको याद है 2 साल पहले या 2.5 साल पहले हमने कहा था, ये प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को आह्वान किया था कि हम लोगों को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। तो उसके बाद फिर आकर के हमने अपने सभी पदाधिकारियों को और कंपनियों को कहा कि हमें स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, और बढ़ावा देने का यही तरीका है कि हम लोग टैलेंट को ढूंढें जिसमें कि SAI है, और उनको सपोर्ट करें, फैसिलिटीज़ बनाने में मदद करें और कोचेज़ की संख्या बढ़ा दें। तो उसी क्रम में NTPC और REC सामने आए हैं, और भी लोग सामने आवेंगे, और हमारे जितने कंपनी हैं वो सभी के सभी कंपनी स्पोर्ट्स के स्पॉन्सरशिप में लगेंगे। ये हम लोग
ये हम लोगों ने निर्णय किया। राष्ट्र निर्माण की कड़ी में यह एक अगला कदम है और सेटिस्फैक्शन की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों का परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में ऊपर ही जाता आ रहा है। मेडल्स की संख्या जो हम जीत रहे हैं वो बढ़ते ही रहा है। ये बहुत ही संतोष की बात। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कि आप आगे निकलें और भी मेडल्स जीतें और देश का नाम ऊंचा करें, देश का झंडा ऊंचा करें। जैसे कि अनुराग जी ने कहा, जबकि हमारा झंडा फहराता है और राष्ट्रगान बजता है तो हम लोग सभी भारतवासियों का सीना गर्व से फूल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एनटीपीसी को और आरईसी को बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और आरके सिंह की मौजूदगी में एनएफडीसी और एनटीपीसी के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने में ऊर्जा मंत्रालय इस सहयोग से उत्साहित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण में खेलों की अहम भूमिका है। इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पे एनटीपीसी और एनएफडीसी के बीच समझौता हस्ताक्षर हो रहा है समझौते पर, और साथ ही में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर के साथ दोनों के बीच इसका आदान प्रदान हो रहा है। Shri Gurdeep Singh, Chairman and Managing Director, NTPC, on the stage for the exchange of MOU. I would request Shri R.K. Singh, Honorable Union Minister of Power and New and Renewable Energy, Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting, Shri Kunal, Joint Secretary Sports, Shri Gurdeep Singh, Chairman and Managing Director, NTPC, Shri Vivek Devangan, Chairman and Managing Director, REC, Shri Sandeep Pradhan, Director General SAI, and champion athletes to please come on the stage for the group photograph. All the champions, everyone. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलों को ऊर्जा बिजली मंत्रालय से मिल रही है। उन्होंने बहुत साफ कहा कि खेलों को प्रोत्साहन के लिए आर्थिक सहयोग ज़रूरी है और उसी दिशा में आज एनएफडीसी और एनटीपीसी के बीच जो ये समझौता हुआ है, तो दोनों ही पीएसयू से तकरीबन 215 करोड़ रुपए खेलों के प्रोत्साहन के लिए अगले 5 सालों के लिए ये समझौता हुआ है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्रालय आरके सिंह ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने में ऊर्जा मंत्रालय इस सहयोग से उत्साहित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण में खेलों की अहम भूमिका है। खेलों की संस्कृति को पिछले कुछ सालों में देश में न सिर्फ खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, तमाम योजनाओं को शामिल करते हुए उस संस्कृति को बदला गया है, बल्कि उस बदली हुई संस्कृति का एक बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय खेलों की प्रतिस्पर्धाओं में भी दिखाई दिया है, जहां भारत के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन सामने आया, चाहे वो ओलंपिक्स का मैदान हो, पैरालंपिक्स का हो। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।